हमारा विश्वविद्यालय स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ के बीए, बीएससी, बीकॉम सेकंड लैंग्वेज जिसे हम एसएल कहते हैं, द्वितीय भाषा के लिए पाठ्यक्रम में जो कविता रखी गई है वो कविता है चुनाव। और इस कविता के कवि का नाम, कविता लिखने वाले कवि का नाम है डॉक्टर अनुज प्रताप सिंह। इस कविता का संक्षेप में सार देखने से पहले हमें इस कविता के कवि डॉक्टर अनुज प्रताप सिंह जी का संक्षेप में परिचय देखना जरूरी है, और वो परिचय हम इस प्रकार से देख सकते हैं। डॉक्टर अनुज प्रताप सिंह राज बहादुर सिंह, इस प्रकार से उनका नाम है। इनका आपका जन्म 1953 में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद के कुटीर ग्राम में हुआ। आपके पिता का नाम स्वर्गीय राज बहादुर सिंह और आपके माता का नाम स्वर्गीय मोतीराज कुंवरी सिंह इस प्रकार से है। इन माँ बाप के प्रबल आशीष से अध्यापक बनने तक की शिक्षा आपने पूरी की, और ये शिक्षा प्राप्त करते समय ही आपने संस्कृत, मराठी, गुजराती, उर्दू, बंगाली, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया है। ये केवल हिंदी भाषा तक ही इनका ज्ञान सीमित नहीं है। तो आपने क्या किया, यानी अनुज प्रताप जी ने संस्कृत भाषा सीखी है, मराठी भाषा सीखी है, गुजराती भाषा सीखी है, उर्दू सीखी है, बंगला सीखी है। तो अन्य भाषाओं का ज्ञान भी अनुज प्रताप जी को था, यह हमें ध्यान रखना चाहिए। आपके पत्नी का नाम श्रीमती मीरा सिंह है, और आपके लेखन में आपके पत्नी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है, ये भी हमें यहाँ ध्यान देना जरूरी है। आपके कविता संग्रह का नाम है आम आदमी। कविता संग्रह का नाम क्या है? तो आम आदमी, इस प्रकार से कविता संग्रह का नाम है। आपके उपन्यास के बारे में अगर हम कहें तो आपका बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास गांव का आखिरी मकान। कौन सा उपन्यास है आपका? तो गांव का आखिरी मकान, ये उनका महत्वपूर्ण उपन्यास रहा है। और ये दो जो रचनाएं हैं ये बहुत ही चर्चित रचनाओं के रूप में कही जाती है। राजा रणवीर सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय अमेठी में प्रधानाचार्य पद पर आप कार्यरत हैं। तो इसी प्रकार से आपका परिचय यहाँ पर बताया जा सकता है। परिचय वैसा तो और विस्तृत है, लेकिन संक्षेप में इस प्रकार से परिचय देखा जा सकता है। हम अगर पाठ्यक्रम में रखी उनकी चुनाव इस कविता की बात करेंगे तो कविता का सार और कविता की पंक्तियों को पढ़ते पढ़ते हम इस कविता के बारे में देख सकते हैं। प्रस्तुत कविता कवि डॉक्टर अनुज प्रताप सिंह के आम आदमी काव्य संग्रह से ली गई है। यह कविता कौन से काव्य संग्रह से ली गई है? तो आम आदमी नामक जो इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है, इस काव्य संग्रह से प्रस्तुत कविता ली गई है। और इस कविता में विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र कहां पर है? भारत में है। और विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र भारत के चुनाव के बारे में इस कविता में बताया गया है। प्रजातंत्र को जीवित रखने का काम, प्रजातंत्र को आगे बढ़ाने का काम कौन करता है? चुनाव करता है। और जगत में सबसे बड़ा प्रजातंत्र भारत का है, और इस प्रजातंत्र को आज तक विकसित करने का काम या प्रजातंत्र को यहां पर महत्व दिलाने का काम अगर किसके द्वारा होता होगा तो उसमें महत्वपूर्ण होता है चुनाव। प्रजातंत्र में सबसे बड़ा महोत्सव होता है चुनाव। इस प्रकार से यहां पर कवि ने बताने का प्रयास किया है। कवि क्या कहता है, देखिए, चुनाव में आदमी जरूरत से ज्यादा शरीफ हो जाता है। चुनाव में आदमी कैसा बनता है? जरा ज्यादा ही शरीफ बन जाता है। नेता के बारे में अगर हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि चुनाव के समय वो झोपड़ी में चले जाते हैं, लेकिन हर जगह पर विनम्रता से हाथ जोड़ते हैं, आम आदमी के साथ बातचीत करने लगते हैं, कांच बंद करके
गाड़ी से निकल कर जाने वाले ये नेता लोग चुनाव के समय बहुत ही कैसे बनते हैं, तो बहुत ही जरूरत से ज्यादा शरीफ बनते हैं। आम आदमी के बारे में भी अगर हम देखें तो आम आदमी भी इस नेताओं के प्रभाव में आकर चुनाव के समय शरीफ बनते हुए हमें दिखाई देते हैं। एक तो वो बहुत शरीफ बनते हैं या एकदम उसके उल्टे बेईमान बन जाते हैं। कई बार आप देखते हैं, मैंने कई बार कहा है कि आज चुनाव कैसा चल रहा है, घोट, नोट और वोट। चुनाव में क्या चल रहा है, बहुत जगहों पर हम देखते हैं कि कई बार शराब पिलाई जाती है यानी घोट, कई बार पैसे बांटे जाते हैं यानी नोट, और बाद में उन लोगों से लिया जाता है वोट। ये चुनाव लड़ने वाले नेता लोग क्या कहते हैं कि मतदार भाइयों सुनो सुनो सुनो, एक बार मुझे चुनो चुनो चुनो, है कि नहीं? मतदार भाइयों सुनो सुनो सुनो, एक बार मुझे चुनो चुनो चुनो। या एक जगह पर हमारी हिंदी में एक कवि ने व्यंग्य भरी कविता लिखी है चुनाव के बारे में, नोटों को छू लो तुम, मेरी जीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी जीत अमर कर दो। कौन नेता कह रहा है? कब तक? जब तक आम आदमी का वो वोट प्राप्त नहीं करता तब तक वो शरीफ बनता है। आम आदमी को भी शरीफ बनाने का प्रयास किया जाता है। कई बार आम आदमी और ये नेता लोग चुनाव के समय एक तो बहुत शरीफ बनते हैं या बेईमान हो जाते हैं। देखिए वो कहते हैं ज्यादा शरीफ हो जाता है अथवा निहायत बेईमान हो जाता है। चुनाव प्रजातंत्र का हौवा है अथवा धराऊ नगाड़ा है जो एक निश्चित समय पर बजा करता है। चुनाव कैसा है? चुनाव एक प्रकार का नगाड़ा है। आप देखते हैं कि नगाड़ा एक ऐसा वाद्य है जो विशिष्ट समय पर ही बजाया जाता है, हर बार नगाड़ा बजाया नहीं जाता। वैसे चुनाव भी हर समय होता है क्या? उसका ही एक समय होता है, हर 5 साल के बाद ये चुनाव का नगाड़ा बजाया जाता है। कई बार तो बीच में ही अगर सरकार गिर जाती है और चुनाव, ठीक है ना, बीच में ही आ जाता है, ऐसी आपातकालीन स्थिति तो बहुत कम समय पर आती है। चुनाव एक विशिष्ट समय पर ही क्या होता है, आ जाता है, बराबर है कि जैसे नगाड़ा विशिष्ट समय पर ही बजाया जाता है, वैसे चुनाव भी ऐसा कहा जाता है की नेहमीच येतो मग पावसाळा, ही सृष्टीचे कौतुक जाण बाळा। दर 5 वर्षांनी हालतात निवडणुकींचे पाळणे। मराठी में जब मैं छात्र अवस्था में था तो इस प्रकार का एक विषय रखा गया था कि हर 5 साल में ये चुनाव आ जाते हैं। और इसी प्रकार से यहां कवि कहता है कि चुनाव हमारी प्रजातंत्र का को आगे ले जाने का काम करता है और इसी प्रकार से यह नगाड़ा एक विशिष्ट समय पर बजता हुआ हमें दिखाई देता है। एक निश्चित समय पर ही चुनाव आ जाता है हर 5 साल में, और उस समय नेता लोग और आम जनता किस प्रकार का बर्ताव करती है इसका वर्णन इस कविता के माध्यम से वर्तमान समय में चुनाव की कैसी स्थिति है ये बताने के लिए उन्होंने किया है। आगे क्या कहता है कवि, चुनाव प्रजातंत्र की वह घंटी है जिसको पीकर जनता अगले मतदान के लिए अमर हो जाती है, शायद जनसंख्या इसीलिए बढ़ रही है। चुनाव क्या है? तो एक विशेष प्रकार की घंटी है। जैसे कि कोई बीमार हो जाता है, छोटा बच्चा वगैरह, तो उसको घंटी पिलाई जाती है, या बहुत बार नशा करने के लिए भी कुछ ऐसी घंटियां पिलाई जाती है जो पीने के बाद आदमी क्या हो जाता है, तो वो कहते हैं कि पीने के बाद आदमी नशे में ही रह जाता है। चुनाव एक ऐसी घंटी है जिसे पीने के बाद कवि कहता है कि अगला मतदान आने तक जिस जनता को ये घंटी पिलाई गई वो जनता कैसा बन जाती है, अमर हो जाती है। यानी 5 साल तक एक बार वोट लेते समय जो घंटी पिलाई गई नेता के द्वारा लोकतंत्र में, तो अगले 5 साल तक उस जनता को कोई देखता नहीं है, कोई पूछता नहीं है क्या कर रही है, कैसा। और सारे नेता लोग ऐसे होते ऐसा नहीं है, लेकिन बहुसंख्य
इस प्रकार के नेता लोग हमें देखने को मिलते हैं। एक बार प्रजातंत्र में आम जनता को चुनाव की ये घूंटी पिलाते हैं और जिस घूंटी को पीने के बाद अगले मतदान तक ये आम आदमी, ये आम जनता क्या हो जाती है, अमर हो जाती है। और इसी कारण ही ऐसा लगता है कि हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है। इसका कारण ये भी हो सकता है। चुनाव के द्वारा क्या किया जाता है? हमारे संविधान में जो प्रक्रिया बताई गई है कि चुनाव के द्वारा सांसदों को चुन कर दिया जाता है और जिसके कारण सरकार बनती है। बराबर है। सरकार बनाने का जो रास्ता है वो चुनाव के माध्यम से ही चलता हुआ हमें नजर आता है। इसीलिए कवि कहता है कि चुनाव सरकार पैदा करने की चिर यौवना है। चुनाव कैसे है? तो एक चिर तरुणी है और ये चुनाव क्या करता है? तो सरकार को बनाने का काम करती है। और ये ऐसी चिर यौवना है ये चुनाव कि जिससे नर नारी, संपन्न लोग हो या विपन्न लोग हो, चरित्रवान लोग हो या चरित्रहीन लोग हो, एक साथ आकर्षित हो जाते हैं। ये चुनाव नामक जो यौवना है ना, ये चुनाव नामक जो चिर यौवना है, इसका इतना प्रभाव समाज पर गिर जाता है कि इस समाज के चाहे नर हो, नारी हो, संपन्न व्यक्ति हो, विपन्न व्यक्ति हो, चरित्रवान व्यक्ति हो, चरित्रहीन व्यक्ति हो, ये सारे के सारे चुनाव रूपी इस चिर यौवना की ओर एकदम आकर्षित होते हुए दिखाई देते हैं। ये भी यहाँ पर वो कहते हुए दिखाई देते हैं। अपनी योग्यता का पत्र देते हैं। हर एक कहते हैं कि मैं ही इस लायक हूं, मेरे खिलाफ जो खड़ा है वो इतना लायक नहीं है जितना मैं लायक हूं। और इसी प्रकार से लोगों को, आम आदमी को गुमराह बनाने का काम चुनाव के माध्यम से किया जाता है। और अपनी योग्यता का पत्र देते हैं, फिर उसके सामने आसन लगाकर बैठ जाते हैं। मतलब उसी जनता को मैं कितना काबिल हूं, मैं आपके विकास के लिए सब कुछ करूंगा, मुझे जनता का विकास करने की आस है। इस प्रकार के बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, बड़े बड़े आश्वासन दिए जाते हैं। आम जनता भी बेचारी इस चुनाव के चिर यौवना के इस सारी बातों को देखकर वो आकर्षित हो जाता है। और एक बार बस चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो गई कि फिर चुनकर आए हुए लोग उनके सामने आसन लगाकर बैठ जाते हैं। का मतलब उसका कोई काम, उनकी जो आशा आकांक्षे है या उन्होंने जो दिए हुए आश्वासन है वो पूरे किए जाते हैं क्या? पूरे नहीं किए जाते। तो इसी प्रकार से लोगों को यहाँ पर चुनाव में एक प्रकार से आश्वासित अलग प्रकार से किया जाता है और काम कुछ अलग प्रकार से किया जाता है। तो हमारे वर्तमान समय के चुनाव की स्थिति आप सभी छात्रों के सामने रखने का प्रयास इस कविता के द्वारा हम कर रहे हैं। और इसके द्वारा अनुज प्रताप सिंह जी प्रजातंत्र में जो चुनाव का महत्व है वो बताने का प्रयास करते हैं, है कि नहीं? और इसे ही हमें बारीकी से देखना चाहिए। इस कविता के द्वारा कवि ये बताना चाहता है कि हम लोकतंत्र में रहते हैं। लोकतंत्र में चुनाव बहुत महत्व का होता है। चुनाव विशिष्ट समय पर आता है। लोकतंत्र में विकास का जो रास्ता है वो चुनाव से ही सरकार बनती है और सरकार के द्वारा ही तो विकास के निर्णय लिए जाते हैं ना। चुनाव में ही अगर गलत रास्ते अपनाए गए, या कई बार ऐसा भी होता है कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो चुनाव में वोट के लिए जाते हैं क्या? वोट के लिए नहीं जाते, घर के बाहर जाते ही नहीं है। और जिनको वोट के लिए जाने का मन नहीं होता, ऐसे अगर विद्वान लोग हमारे देश में घर में ही बैठे रहेंगे और चुनाव के लिए नहीं जाएंगे, और आम आदमी को अगर नोट वोट और घोट के द्वारा, है कि नहीं, नोट घोट और वोट के द्वारा अगर गलत व्यक्ति यहां चुनकर आएंगे, गलत सरकार बनेगी, तो देश का विकास होगा क्या? सही दिशा से विकास नहीं होगा। इसलिए प्रजातंत्र में चुनाव बहुत बड़ा महत्वपूर्ण महोत्सव है और इस महोत्सव में
अच्छे लोगों को चुनकर लाने का और चुनाव का महत्व ध्यान में रखने का एक प्रकार से मुझे लगता है कि उस ओर आपको निर्देशित करने का काम इस कविता के माध्यम से अनुज प्रताप सिंह जी करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो इस कविता को सुनने के बाद आप सभी को यह तय करना चाहिए कि मैं चुनाव की इस प्रक्रिया में क्या लूंगा, भाग लूंगा और चुनाव में ऐसे व्यक्ति को मैं चुन कर दूंगा जो जनता के प्रति प्रामाणिक हो, जो राष्ट्र के प्रति प्रामाणिक हो। और मैं तो केवल चुनाव में सम्मिलित होऊंगा ही, लेकिन मेरे आजू बाजू के लोगों को भी चुनाव में सम्मिलित करूंगा और लोकतंत्र को आगे ले जाने में निश्चित रूप से मदद करूंगा। इस प्रकार की मानसिकता निर्माण करने का काम इस कविता के द्वारा हो, मुझे लगता है यही उद्देश्य रखकर ये कविता पाठ्यक्रम में रखी गई है। और इस पाठ्यक्रम की कविता को इस दृष्टि से बहुत संक्षेप में हम यहाँ पर देख सकते हैं।